हम इंस्ट्रूमेंट को नहीं चुनते, इंस्ट्रूमेंट हमें चुनता है। प्रिय जी मेरे इंस्पिरेशन थे श्री पारस गुरु जी, तो वो मुझे मिले, तो उनकी वजह से भी मैं बहुत कुछ सीख पाया। पहली बार जब गुरुजी को कॉल किया तो गुरुजी की आवाज़ सुन के मेरे आंसू बाहर आ गए थे। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पथ भारत। आज हमारे पॉडकास्ट में एक 19 साल के ऐसे उभरते हुए नौजवान हैं जिनके अंदर एक कला है। वो कला है, वो अपनी उस कला से आपकी रूह को आराम देते हैं, आपकी रूह को सुकून पहुंचाते हैं। और उनकी ये कला उनकी मुस्कुराहट की तरह उतनी ही निर्मल, उतनी ही शांति प्रिय है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आपके साथ में दिल की बात करने के लिए यशराज त्रिवेदी जी हैं, जो स्पेशली आए हुए हैं सूरत से यहाँ पे। और एक ऐसे बांसुरी वादक जो आज से 5 से 10 साल बाद, देखिएगा मेरे दोस्त, 10 साल आपको हर जगह वही छाए मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका यशराज। दिल से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सवाल जवाब होता रहेगा, पहले मैं कोई एक धुन जो आपकी प्रिय हो। क्या बात है मेरे दोस्त, आनंद आ गया, आनंद आ गया। कहते हैं ना वो कि बांसुरी जो है वो कृष्ण की मुस्कान है। अब ये जो मुस्कान है, ये दिखने में जितनी आसान है उतनी ही कठिन। कब, अभी 19 साल के हो आपने कब डिसाइड किया कि मुझको जो है वो बांसुरी को एज अ करियर, एज अ लाइफ अपने साथ जोड़ना है? आज से तकरीबन 10 साल पहले। 10 साल पहले? तो मतलब आप 9-10 साल के, 9 साल के थे। तो 9 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि यार बांसुरी ही मेरी जिंदगी है? थोड़ा संगीत सुनने का और कुछ नया सीखने की इच्छा थी। और मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, सूरत के जाने माने एस्ट्रोलॉजर है। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी बहुत पहले से, और उन्होंने सोचा था कि मुझे वे संगीत में ही डालेंगे। और संगीत में उन्हें जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था उनका, जो उन्हें बहुत पसंद था, प्यारा वाद्य यंत्र, तो उनको फ्लूट बहुत पसंद था, बांसुरी। तो शुरुआत से ही वो सोच रहे थे कि वो मुझे बांसुरी सिखाएंगे, लेकिन एक गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन धीमे धीमे उन्हें भी समझ आने लगा कि मिल जाएगा, एक बार इसे शुरू तो करवाऊँ। तो जब 9 साल की उम्र में आपके हाथ में बांसुरी थी, 9 साल की उम्र में, तो यार मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं 9 साल की उम्र में मैं ऐसा कुछ सोचा भी था। क्योंकि 9 साल की उम्र में अगर बांसुरी लेके जाएंगे तो बच्चे जो है अलग से जो है अलग तरीके के जो है चीज़ें करते हैं। अरे यार छोड़ ना इसको, चल खेलने चलते हैं, ये करने चलते हैं, वो करने चलते हैं।
रम गए थे, मतलब आनंद आने लगा था बांसुरी टच करते ही? भी सच बताऊं तो शुरुआत में जब मेरे हाथ में आया ये इंस्ट्रूमेंट बहुत प्यारा, जो मुझे जान से प्यारा है, तो शुरुआत में लगभग महीने तक मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहा और बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर वही दो मतलब बचपना था तो दोस्तों के साथ खेलना वगैरह। लेकिन जब मैंने अपनी पहली धुन सीखी, मुझे याद नहीं मैंने क्या बजाया था, लेकिन जब पहली बार कुछ धुन निकली तो मुझे सुन के इतना ताजुब हुआ कि इतना मतलब अगर करूँ तो कुछ हो सकता है। तो धीमे 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 मैं कुछ ना कुछ, कभी गाने, कभी ये कभी वो सीखता गया, और फिर मुझे गुरु मिलते गए और क्लासिकल बेस पे भी मैंने जाना शुरू किया, और तब से लेकर आज तक वही चल रहा है। तो रियाज कर आप 9 साल की उम्र से ही रियाज करना शुरू कर दिया था आपने? बस थोड़ा लेट शुरू किया क्योंकि तब तक बचपना था मेरा। हाँ, वही वही ठीक है। तो ये जो बेसिकली बांसुरी जो होती है, वो सांसों के नियंत्रण का एक ये कह सकते हैं खेल है, ताना बाना है। तो एक कलाकार के तौर पर जब आप बांसुरी बजाते हैं तो आपको लगता है कि एक मेडिटेशन की तरह जो है आपके लिए काम करती है ना? बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड 19 साल की उम्र है आपकी टोटल। आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आपने बताया आपके पिता जो है वो एस्ट्रोलॉजर हैं और आपकी माँ हाउसवाइफ हैं। एक एक छोटा सिबलिंग भी है आपका। लाइफ में ना जब आदमी के अंदर दर्द बहुत होता है तब उसके अंदर से जो धुन निकलती है, कई बार वो बड़ी, फिल्मों में तो यही दिखाते हैं, वो बड़ी प्रिय लगती है दूसरे के कानों को। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, कौन सा ऐसा मोड़ था जहां आपने उस दर्द को महसूस किया जिसके बाद से आपकी बांसुरी और मीठी होती चली गई? अ, उसमें दो कारण हैं। पहला कि मुझे जो मेरे प्रिय मेरे इंस्पिरेशन थे श्री पारस गुरुजी, तो वो मुझे मिले, तो उनकी वजह से भी मैं बहुत कुछ सीख पाया। और जो मेन चीज़ है कि ये कि धीमे धीमे करके जब मैंने बजाना शुरू किया और मैं स्टेज पे परफॉर्म करने लगा था शुरुआत में, तो कभी कभी मुझे कुछ मित्रगण ही होते थे जो आके कहते थे कि ये बजा वो बजा, लेकिन जब सीखा ही नहीं तो कहाँ से आएगा। तो धीमे धीमे वहाँ से करते करते मैं स्टेज तक पहुँचा, तो वहाँ जाके कभी कोई कह रहा है कि थोड़ा बेसुरा बज रहा है, ये बज रहा है, तो जब आप एक ही चीज़ बार बार सुनते हो तो थोड़ा इंसल्ट जैसा लगने लगता है। तो समझ आ जाता है कि रियाज़ कितना इंपॉर्टेंट है। आप यूं ही बांसुरी को पकड़ लोगे और स्टेज पे चढ़ जाओगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक बात है जो मेरे गुरु भी कहते हैं और बहुत जाने माने लेजेंड्स भी कहते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट को नहीं चुनते, इंस्ट्रूमेंट हमें चुनता है कि हमें बजाने वाला कौन है। तो बांसुरी ने शुरुआत में मुझे चुना, मैंने भी बांसुरी को चुना, लेकिन मैं नहीं समझ पाया था। धीमे धीमे जब मेरी वो बाल्य अवस्था ख़त्म हो गई, तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है और मुझे ये ही चाहिए, मुझे इसके सिवा कुछ चाहिए भी नहीं है, नहीं अलग बात है लेकिन चाहिए भी नहीं, तो तब अलग से मज़ा आने लगा। और रियाज़ धीमे धीमे बढ़ता गया। तो आजकल जब 5 घंटे 7 घंटे रियाज़ होता है तो लगता है कि नहीं, पहले की वीडियोस देख के अंदाज़ा लगता है कि नहीं कुछ तो डिफरेंस है। अभी आजकल कितने घंटे रियाज चल रही है आपकी? लास्ट अभी 2-3 दिन से तो बिजी हूँ, लेकिन उसके पहले लास्ट मैंने किया था 4 आवर्स के अराउंड, और उसके पहले 5 आवर्स, उसके पहले 6 आवर्स, कुछ ना कुछ चलता आगे पीछे 5 घंटे 6 घंटे रियाज कर निकालते हैं आप? बहुत शानदार। आपके जो गुरु हैं उनके बारे में बताएं, कैसे आपको वो मिले और कैसे उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया? मेरे गुरु श्री पारसनाथ जी, उनके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो उनकी धुनें सबने सुनी हुई। हाँ, आपने ओएमजी देखी है? ओएमजी में जो अभी जो धुन बजाई है यशराज ने, ओएमजी की ओरिजिनल धुन वो पारसनाथ जी ने ही बजाई है और अद्भुत बजाई है। उसको सुनने के बाद आपको जो आनंद आता है वही आनंद उनका शिष्य भी दे रहा है। कैसे मुलाकात हुई आपकी? शुरुआत में जब मैंने उन्हें उन्होंने जगजीत सिंह साहब के साथ और गज़लों में और कहीं वो लगभग 30 साल से इंडस्ट्री में काम, तो उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी बजाया है और सब कुछ किया है। तो जब मैं उन्हें सुनता था तो मुझे एक अलग सा फील होता था कि उनके प्लेइंग में, ब्लोइंग में एक पावर है, और मुझे उनका प्लेइंग शुरुआत से बहुत पसंद था। उनका प्लेइंग स्टाइल, उनका बात करना, या उनका हर एक चीज़, उनका जितना भी जो, जैसे वो ठुमरी होती है या गज़ल होती है, तो उन्हें प्रेजेंट करने का सब हर एक आर्टिस्ट का तरीका अलग होता है। सेम गाना कोई और अलग गाएगा और कोई और अलग गाएगा। एग्जैक्टली। उनका जो तरीका था वो मेरे साथ कहीं हज़ारों लगभग लोगों को इतना पसंद आता था
तो सच में उस वजह से शुरुआत में ही मैं उनकी वीडियोस वगैरह देखता था। और मैंने जब इंस्टाग्राम जब मेरे पास पहली बार आया 4 साल पहले, तो 4-5 साल पहले का अराउंड, तो मैंने उन्हें मैसेज करना शुरू किया। तो मैं उन्हें मैसेज करता गया मैं कि गुरुजी मुझे आपसे सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है। शुरुआत में 6-7 महीने रिप्लाई नहीं मिला, फिर धीमे धीमे मिलने लगा कि लगभग 10 दिन बाद एक रिप्लाई मिलता, ओके बेटा, फ्री होके करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। तो काफ़ी समय बाद मैं एक शो में गया था जहाँ पे वायलिन सिम्फनी थी, तो सूरत में ही था। तो वायलिन सिम्फनी में कुछ बड़े बड़े कलाकार भी आए थे, जो वायलिन वायलिन सिम्फनी में लगभग ऐसे 10 या 15 वायलिन एक साथ होते हैं, तो उस हिसाब से। तो उनमें से एक जो कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने सच में मुझे पहचाना और मुझे बातचीत की बहुत अच्छे से, मुझे अपने बच्चे की तरह ऐसे रखा। और फिर उनसे मैंने बातचीत की कि मैं इनसे सीखना चाहता हूँ। वो मुंबई के ही है। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे पारस, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास उनका नंबर है, मैं देता हूँ। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया और मैंने पहली बार जब गुरुजी को कॉल किया, तो गुरुजी की आवाज़ सुन के मेरे आंसू बाहर आ गए थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे लगभग 7 साल से गुरुजी को बस मुझे इनके पास सीखना है, इनके पास सीखना है, पीछे पड़ गया था। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम कर गया। काम कर गया। हाँ, मैनिफेस्टेशन आपका बहुत तेज था। हाँ, 7 साल तक लगे रहे आप। हाँ, मतलब इंस्टाग्राम आने के बाद मैंने उनको मैसेज करना शुरू किया। उसके पहले मुझे पता ही नहीं कि पहुँचे कैसे वहाँ तक, रास्ता पता होना चाहिए। लेकिन जब इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू मैं उनसे पहुँचा, तो धीमे धीमे गुरुजी ने जवाब दिया। और उसके बाद गुरुजी खुद अपने स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, एक बार उन्हें बुलाते हैं, और उसके बाद जब वो हमारा प्लेइंग सुनते हैं कि हम उस लायक है, हमारा डेडिकेशन कितना है, हम क्या सीखना चाहते हैं, या किस प्रकार से हमारे अंदर उनके लिए प्रेम भावना है। तो ये सब होने के बाद मैं उनके नात घराने से जुड़ गया। तो उनसे मैं मिला था लगभग 1 साल पहले। और मिलने के बाद गुरुजी ने मुझे मतलब उनकी पूजा वगैरह मैंने की, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने घराने में जोड़ा। और उसके बाद मैं तब से उनका शिष्य हूँ। और जो मैंने पिछले 8-7 साल में नहीं किया था, या जो मैं बजा नहीं पा रहा था, वो पिछले गुरुजी के आने से मैं 1 साल में बजाने लगा। क्या बात है, क्या बात है। कोई ऐसी धुन है आपके दिमाग में जो मतलब आपको चुनौती नज़र आ रही हो पहले, और उसके बाद जब आपके गुरुजी आपके साथ में जुड़े, आप उनके साथ जुड़े, आपको फिर वो सब आसान लगने लगा हो? धुन तो देखिए, धुन तो बहुत कुछ बजाना आसान हो जाता है अगर अपने 2-3 बार भी अगर करें। कुछ टेक्निक्स होती है फ्लूट में, तो उसे क्लियर करना, एक क्लियरिटी के साथ बजना, और ये सब सिर्फ अच्छे गुरु से या अच्छे गाइडेंस से ही हो पाता है। तो गुरुजी की बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उनकी खासियत है, जो बाकी प्लेयर्स करते हैं, लेकिन मुझे गुरुजी का बहुत ज़्यादा ये चीज़ अट्रैक्टिव लगती है। जैसे टूथकारी है, या कण लेना जैसे। तो ये स्पीड के साथ आप तभी बजा पाएँगे जब आपका उस पे रियाज़ होगा, और रियाज़ तभी होगा जब आपको पता होगा कि इसके लिए रियाज़ क्या करना है। तो ये चीज़ है, या हाथों की मूवमेंट है। हमको तो लग रहा है कोई सवाल पूछो ही मत, तुम बजाते रहो भाई, हम सुनते रहें। मतलब अद्भुत है यार, बड़ा आनंद आ रहा है आपको सुनने में। एक चीज़ आजकल के उसमें देखा जा रहा है, क्योंकि आपने देखिए रील का दौर है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, लोग जो है 30 सेकंड में बोर हो जाते हैं, 30 सेकंड भी नहीं लगाते हैं, आदमी अपने आप को स्किप करना शुरू कर देता है। युवा पीढ़ी ऐसे ही है। लेकिन अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ते हैं, आप बांसुरी के साथ जुड़े, तो ये 30 सेकंड या 30 मिनट का खेल नहीं है। इसमें आपको पूरी श्रद्धा, पूरा डेडिकेशन और अपना मनोभाव लगाना पड़ेगा, तब आप कुछ निकाल पाते हैं, राइट? जो बच्चे, अभी आप 19 साल के हो, लेकिन अभी जो लोग स्पेशली इंस्ट्रूमेंट के लिए, संगीत के लिए थोड़े पैशनेट होते हैं, आपने जो चीज़ें 9 साल की उम्र में डिस्कवर की थी, फिर थोड़ा छोड़ा या थोड़ा-सा जो है अपने आप को पीछे किया, आप अगर जो नए लोग आ रहे हैं, उनको क्या ऐसा करना चाहिए? आप भी नए हो, आप अपना अनुभव साझा कर सकते हो कि भाई आपको अगर जो है करियर बनाना है या फिर आपको इसको आगे तक लेके जाना है, तो आपका होमवर्क क्या होना चाहिए? पहला डेडिकेशन,
कि हमें कितना उसके संगीत के प्रति या एक वाद्य यंत्र के फ्लूट है, गिटार है, हारमोनियम है, सैक्सोफोन है, हर एक मतलब कहा जाता है, मेरे कुछ जाने माने जो अच्छे बांसुरी वादक हैं उनमें से किसी एक ने मुझे कहा था कि हर एक इंसान की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो इंसान की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, उससे उसे मैच खाता हुआ ही या मैच मिलता हुआ ही वो इंस्ट्रूमेंट वो पसंद करेगा। कि किसी को गिटार पसंद आएगा उसके लुक से नहीं, उसको सुनने में अच्छा लगेगा, भले उसको बजाना आए ना आए। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच, एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी, माइंड की फ्रीक्वेंसी जब किसी एक इंस्ट्रूमेंट से जब मैच होती है तो वहाँ पे उसको मज़ा आने लगता है कि नहीं, मुझे ये ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पसंद है। तो अपने आप लगने लगता है, कोई आर्टिस्ट है या बच्चा है या कोई भी है जो सीखना चाहता है, तो उसे अपने आप पता चल जाता है या उन्हें अपने आप पता चल जाता है कि किस प्रकार से मेरे को करना है, कि मुझे को कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद करना है। और जब कोई उनको डेडिकेशन दिखता है कि नहीं, ये मेरे को बहुत मज़ा आया, ये मेरे को यही सीखना है, तो गलती यहाँ पे इसी पॉइंट पे होता है कि इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया। ज़्यादातर लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने गिटार और ऐसी चीज़ें खरीदी हैं। इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, 2 दिन बजाया, फिर वो साइड में पड़ा रहता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अच्छी बात बताई। तो ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है कि आपने लिया है, तो आपने कुछ ना कुछ डेडिकेशन से लिया है, तो अब मिलते ही डेडिकेशन ख़त्म, ये तो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा-सा शुरुआत में प्रॉब्लम सबको आता है कि मैं अभी गिटार सीख रहा हूँ, फ्लूट के बाद मेरी गिटार सीखने की इच्छा है, मैं हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाना जानता हूँ। तो हारमोनियम भी मेरे को पहले शुरुआत में जब मैं स्कूल में बजाता था प्रार्थना वगैरह में, तो उसमें यहाँ पे एक गुजराती में कहते हैं धमन, यहाँ पे जो हारमोनियम में हवा भरने का आता है, तो मेरा ये मेरे को दुखता था शुरुआत में कि वो ऐसे-ऐसे करते-करते पूरी प्रार्थना में, क्योंकि वो हारमोनियम भी स्कूल का इतना पुराना था, तो लेकिन मेरे को सीखना था कुछ भी करके। तो मैं उस पे प्रार्थना वगैरह ये सब सीखा। तो इतना है कि इंस्ट्रूमेंट अगर आप हमको मिल जाए तो डेडिकेशन उसके बाद चाहिए और रियाज़ चाहिए। और शुरुआत में अगर रियाज़ वगैरह ना समझ आए तो सबसे बेहतर चीज़ है सही गुरु होना। या गुरु सभी सही है, लेकिन होता है ना कि हमको कैसा तरीका सीखने का पसंद है। किसी को फास्ट फॉरवर्ड सीखने का तरीका पसंद है, किसी को चाहिए कि मेरे को एक छोटी-छोटी डिटेल समझाए। तो सभी गुरु बेहतर है, सभी गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबका सिखाने का तरीका अलग है। तो हमें जिस हिसाब से सीखना है वो गुरु अगर मिल जाए, तो उसके अलावा तो फिर कोई नहीं रोक सकता। राग कौन-सा पसंद है आपको? राग यमन पसंद है, भूपाली पसंद है, और काफ़ी अच्छे मतलब राग सभी पसंद है। वो एक्चुअली समय के ऊपर निर्धारित करते हैं कि रात्रि का राग है तो यमन वगैरह बजा देंगे, और कुछ सुबह है तो थोड़ा आहिर भैरव बजा दिया, ये सब। तो सब अपनी जगह पे बहुत बेहतर। कभी कोई ऐसा शो हुआ हो या कहीं आप बहुत छोटी उम्र से बजाते आ रहे हैं, कभी कोई ऐसा शो हुआ हो जहाँ पर आपको सुनते-सुनते श्रोता खो गए हों, आँखों में आँसू आ गया हो, उनको लगा हो कि यार क्या क्या बजाया बेटा आपने? हाँ? अक्सर ऐसा होता है कि ऑडियंस आती है एक्चुअली, जैसे अभी ज़्यादातर वेडिंग शोज़ और ये सब का ज़्यादा प्रचलन होता है कि वेडिंग्स में रिसेप्शन वगैरह पे साइड में एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा स्टेज बनाया जाता है या उन्हें बुलाया जाता है सम्मान से और सब कुछ। तो वहाँ पे बहुत बार हुआ है मेरे साथ, और सिर्फ मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मेरे साथ जितने आर्टिस्ट होते हैं वो भी सब इसी लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, मेरे से बेहतर होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी उम्र मेरे से बड़ी ही है, क्योंकि सूरत में शायद सबसे छोटा मैं ही हूँ बांसुरी वादकों में। तो वो सभी मतलब एक पूरा ग्रुप या बैंड मिलके ऐसा कुछ ऐसा परफॉर्म करता है ना कि दूर से सुनने वाले लोग पास आके कहीं से दूर से चेयर ले आएंगे, और यहाँ आके अगर चेयर नहीं होगी तो ले आएंगे, और चेयर होगी तो आके बैठ जाएंगे, और वहीं पे बस देखते रहेंगे, वीडियो बनाएंगे और सुनते रहेंगे, साथ में गाएंगे। तो लगभग ऐसा समझिए कि सभी शो में ऑडियंस बेहतर मिल ही जाती है। क्या बात है! आजकल जो है ना डोले-शोले बनाने का दौर है। अब नई जो युवा पीढ़ी है वो डोले-शोले बनाती है, जिम जाती है। लेकिन जो बाँसुरी है उसके लिए साँसों का जो है वो दमदार होना बहुत ज़रूरी है। वो उसके लिए क्या मेहनत करते हैं? क्या करते हैं आप? रियाज़ करने से पहले ओमकार, लंग्स को स्ट्रेच करने के लिए यही है कि हम मतलब कोई भी गुब्बारा है तो उसमें उसको स्ट्रेच करने के लिए पहले थोड़ी सी उसकी लिमिट से थोड़ी सी ज़्यादा अंदर हवा भरें, फिर वापस निकाल दें, फिर थोड़ी और ज़्यादा भरें, धीमे धीमे वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो उसी हिसाब से प्राणायाम
और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हम योगा वगैरह करते हैं, योगा सच में बहुत बेस्ट है। ओमकार है, और रियाज़ करने से पहले या सुबह उठ के करना ही चाहिए, जो हमारे गुरु और सभी कह के गए। तो सुबह उठते ये जो करते हैं वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं, संगीत के लिए भी काम आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कोई एक धुन जो अभी इस समय आपको बहुत अच्छी लग रही है, वो बजा के सुनाइए ना प्लीज़। अच्छी तो मुझे सभी लगती है, लेकिन महाभारत की जो धुन थी वो मैं जो काफ़ी फेमस हुई थी उस समय। क्या बात है यार! बहुत सुंदर यशराज। आज के दौर में ना हर चीज़ आदमी यूट्यूब से सीखना चाह रहा है, जल्दी-जल्दी वाला। लेकिन गुरुजी के चरणों में बैठ के सीखने का जो आनंद होगा, वो अलग ही होता होगा। वो ऑफ कोर्स अलग होता है, और एक प्रॉपर गाइडेंस और जो होता है ना, अभी मैं जिनसे सीख रहा हूँ, मेरे पारस गुरुजी से, तो सच बताऊँ तो मैं वहाँ जाता हूँ ना, तो मुझे वापस आने का मन नहीं होता। क्योंकि गुरुजी कभी जो गुरु शिष्य परंपरा से पहले हम पढ़ाई करते थे, या जो भी अंग्रेज़ों के आने से पहले मुग़लों के समय में हमारा जो भी चल रहा था, एक शिक्षा पद्धति, वो सच में बहुत बेहतर थी आज के मुकाबले। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग जो माहौल चल रहा है, इसमें 2-4 जो है चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक रैपिड फायर के तौर पर। आपको सुबह का रियाज़ पसंद है या फिर शाम का कॉन्सर्ट? सुबह का रियाज़ होगा तभी शाम के कॉन्सर्ट में सुरीला बजेगा। क्या बात है! पहाड़ों की खामोशी आपको पसंद है या फिर समंदर की लहरें? पहाड़ों की खामोशी। हरिप्रसाद चौरसिया जी या फिर श्री पारसनाथ जो आपके गुरु हैं? मैं तुलना कभी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए भगवान है। क्या बात है! शास्त्रीय संगीत या फिर बॉलीवुड फ्यूजन? शास्त्रीय संगीत, और अगर वो प्रॉपर होगा तो बॉलीवुड फ्यूज़न में ज़्यादा मज़ा आएगा। आय हाय! क्या बात है! आज आजकल जो है फ्यूजन का दौर चल रहा है, लेकिन वो तभी आनंद आता है जब उसके साथ शास्त्रीय संगीत मिलके जो है। अभी बॉलीवुड कोई भी गाना है, तो जैसे आप नॉर्मली जैसे ये गाना है, अभी ये जो मैंने लिया है यहाँ पे, तो ये जो हरकत है ये तभी आएगा, ये मिठास, ये एक हल्का सा टच देके वापस आना, ये अलग सा एक प्रभाव डालना, ये तभी आएगा जब आपका क्लासिकल मजबूत होगा। यस, राइट। एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए, संगीत आपके लिए क्या है? संगीत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। कई बार होता क्या है कि हम लोग अपने लाइफ में, जैसे अभी आप 19 साल के हैं, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, एक पिक्चर बनाते हैं अपने लिए गोल सेट करते हैं। तो आपने अपने लिए क्या गोल सेट किया है? मैंने अपने लिए ये सेट किया है कि मैं अपने संगीत को, या अपने गुरुजी से मिले हुए संगीत को, या आगे जो भी मैं सीखूं, उस संगीत को मैं ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि अभी जो चल रहा है कि जैसे क्लासिकल बेस थोड़ा ऑडियंस में कम है, लोग क्लासिकल से ज़्यादा रैप सॉन्ग और ये सब सुन रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक अपनी जगह पे बेहतर है। लेकिन मेंटली पीस के लिए आपको चाहिए कुछ ना कुछ शांत, कुछ और जैसे कहा जाता है ना, कि आपने सुना होगा इस बारे में, कि हर एक राग अपनी एक अलग पहचान दिखाता है, और हर एक राग से कोई एक बीमारी ठीक होती है। जैसे कुछ राग है जिनसे हेमरेज होता है, वो ठीक होता है, किसी से बॉडी पेन, किसी से अ, घुटनों का दर्द है, किसी से स्किन का डिजीज़ वगैरह जो भी हो, साउंड थेरेपी के रूप में वो, तो वो आपको बॉलीवुड या वहाँ से नहीं मिलेगा, उसके लिए क्लासिकल आपको पहुँचना ही पड़ेगा।
एग्जैक्टली तो अभी आप जो है किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं? आपने क्या क्या सोचा है कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो या फिर उस पे काम करने की तमन्ना है? जैसा आपके गुरुजी ने जो है एक मतलब मुझे लगता है कि बॉलीवुड जब तक जिंदा रहेगा उनकी वो धुन जिंदा रहेगी। सिर्फ गुरुजी की यही धुन नहीं है, गुरुजी की एक और धुन है जो आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। तो ये जो ओरिजिनली जो म्यूज़िक पीस है वो गुरुजी का ही बनाया हुआ है, कंपोज भी उनका ही है। क्या बात, मोह मोह के धागे। यस, बहुत सुंदर। हम लोग एक चीज यशराज, जब भी जो है किसी नए उभरते हुए कलाकार को देखते हैं तो हम लोग सामने तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पीछे की भी एक जर्नी होती है जो बड़ा दर्द, बहुत जिम्मेदारी और बहुत दर्द समेटे होती है। आपने बताया कि आपके पिता एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, लेकिन कुछ दिनों पहले, जब कुछ दिनों क्या महीनों पहले उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई उसके बाद से वो बेड रिडन है। वो वो कहीं ना कहीं आपके बांसुरी में भी हो सकता है वो आशीर्वाद के रूप में, दर्द के रूप में छलकता है। ये जो फैमिली का जो है सारा सारा एक कह सकते हैं ना, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर। हाँ, इस समय तो वही है। जब जब परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है ना तो बच्चा अपने आप बड़ा हो जाता है। और हमको आपसे मिलकर हमको यही महसूस हुआ है कि अ, आप समय से पहले बड़े हो गए हैं। क्योंकि आपके पास में जो है ना ये पूरी जिम्मेदारियां आपने ओढ़ ली हैं, और उसके साथ में जिस तरीके से बांसुरी को आपने अपना साथी बनाया है वो अद्भुत है। हम जाते जाते दो तीन चीज़ें और हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी पढ़ाई वढ़ाई क्या चल रही है? पढ़ाई चल रही है? मैं अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। उधर म्यूज़िक प्रोडक्शन और पूरा म्यूज़िक में ही है सब कुछ, जिसमें म्यूज़िक कंपोज करना, म्यूज़िक में साउंड इंजीनियरिंग, साथ में फ्लूट, क्लासिकल बेस पे वोकल वगैरह सब कुछ सीख रहा हूँ मैं। वेरी नाइस। और अब यहाँ से मतलब इसके बाद कुछ और एजुकेशनल कुछ और बैकग्राउंड में उसमें भी? ठीक है, अब जहाँ मेरे को रास्ता ले जाएगा वहाँ चलना है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं म्यूज़िक में पीएचडी तक करूँ, या पीएचडी तो शायद 7-8 साल बाद ख़त्म हो जाएगा या 10 साल बाद। मेरे को इसमें पूरा जीवन लगाना है, क्योंकि मेरे गुरु पारस गुरु जी जो है वो खुद कहते हैं कि इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद वो कहते हैं कि मैं आज भी सीख रहा हूँ अपने पिताजी के पास। क्या बात, क्या बात। वो सीख सकते हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया जी, इतना इनका बड़ा नाम है, इन्हें भी कितनी बार हम ऐसा सोचते होंगे इन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है। हाँ हाँ। खुद के इंटरव्यूज़ में या इनके शिष्यों से भी हमें पता चला है कि इन्होंने पीक पे पहुंचने के बाद भी इन्होंने अपना रियाज चालू रखा, और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना, ढूंढना, सीखना शुरू रखा। कि मतलब ऐसा है ना, सिर्फ म्यूज़िक में नहीं है, सब जितने भी है, तो आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड है, किसी और कोई कॉरपोरेट या कोई भी है, सब में हम सब शिष्य हैं, क्योंकि हमें किसी और से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने भाई। जैसे हर बार अलग अलग गुरु होते हैं, कभी मेरे जो गुरु है मैं उनसे सीख रहा हूँ, उसके बाद कोई अगर मैं कहीं पे चल रहा हूँ तो मेरे को कोई आके कुछ सिखा जाएगा कि इसको अगर ऐसे करोगे ना तो गाड़ी चालू हो जाएगा। तो वो भी मेरे गुरु है। भाई आपसे बात करके ना एक चीज एकदम क्लियर मुझे समझ में आ गई कि अगर आपकी फूंक में अगर आपके सच्चाई है और आपके इरादे मजबूत है ना, तो एक लकड़ी का छोटा सा ये जो टुकड़ा है ये भी पूरी दुनिया को नचा सकता है। बहुत खूबसूरत है। जाते जाते एक अंतिम धुन कोई सुना दीजिए दर्शकों को, और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में आज इतना ही रहेगा, लेकिन इस धुन के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। एक बहुत प्यारा गाना है, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्द पता चल जाएगा।
आनंद आ गया यार। थैंक यू सो मच यशराज, आप अपना समय देने के लिए, इतनी दूर से हमारे पास स्टूडियो तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि आज से 5 साल, बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन 5 साल बाद आपको किसी स्टेज पे जाके इंटरव्यू करूँ, ये तमन्ना है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।